आज की यह कहानी बाप बेटी के रिश्ते को तार तार करने वाली है। जब आप इस कहानी को सुनोगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भला एक बाप अपने ही बेटे की पत्नी के साथ भला संबंध कैसे बना सकता है, और अपने इस राज को छुपाने के लिए ये दोनों मिलकर एक मर्डर तक कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुष्पेंद्र कुमार सैनी है और आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की यह घटना उत्तर प्रदेश के कुशी जिले में एक बाजार थाना पड़ता है। बाजार थाने में ही अहिरोरी टोला नाम का एक गांव पड़ता है और इसी गांव में 2 जनवरी के दिन एक व्यक्ति सुबह सुबह, जिसका नाम गुरु यादव होता है, वह अपनी रात की ड्यूटी पूरी करके घर वापस आता है। बट गुरु यादव को उसकी पत्नी गीता देवी घर पर कहीं दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ पर गुरु यादव अपने बेटे की पत्नी गुड़िया से पूछता है, क्या बेटा तुमने अपनी सास को देखा है? तो यहाँ पर जो गुड़िया होती है वह अपने ससुर को बताती है, पिताजी वह तो किसी लड़के के साथ बाइक पर गई हैं। तो यहाँ पर गुरु यादव भी सोचता है शायद किसी काम से बाहर गई होगी और जल्दी ही आ जाएगी। अब सुबह से दोपहर हो जाती है, दोपहर से शाम हो जाती है और शाम से रात हो जाती है, लेकिन गुरु यादव की पत्नी गीता देवी घर वापस नहीं आती है। तो यहाँ पर गुरु यादव अपने सभी रिश्तेदारों में जो भी आसपास के मिलने वाले होते हैं उन सभी के पास फोन करके पूछता है। तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी गीता देवी वहां किसी के पास भी नहीं गई है। अब यह जो गुरु यादव होता है यह काफी परेशान हो जाता है कि उसकी पत्नी भला इस उम्र में कहाँ जा सकती है। अब यह जो गुरु यादव है यह जिस थाने में रात की ड्यूटी करता था वहां पर अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है कि एक लड़का बाइक लेकर आया था और उसकी पत्नी गीता देवी उस लड़के के साथ उसकी बाइक पर बैठकर कहीं चली गई है। तो यहाँ पर पुलिस वाले सोचते हैं कि एक बुजुर्ग महिला है, भला कहाँ जा सकती है। वह सोचते हैं किसी आसपास के यहाँ या रिश्तेदारी में गई होगी। तो वह गुरु यादव को बोलते हैं कि आप फिक्र मत करो, आपकी पत्नी जल्दी ही घर वापस आ जाएगी। अब ऐसा ही करते करते 3 जनवरी का दिन भी बीत जाता है। तो गुरु यादव अपने बेटे को, जो कि बाहर काम करता था, उस पर फोन करता है और उसे उसकी माँ के बारे में बताता है। तो इस पर गुरु यादव का बेटा कहता है कि माँ जल्दी ही घर वापस आ जाएगी। यहाँ पर बेटे को लगता है कि माँ और पिता के बीच लड़ाई हुई होगी, जिससे नाराज होकर माँ कहीं रिश्तेदारी में चली गई होगी। इधर ऐसा करते करते 5 जनवरी की सुबह जब यह गुरु यादव के बेटे की जो पत्नी गुड़िया होती है यह शौच के लिए जाती है, तो इनका जो शौचालय होता है यह घर के बाहर एक साइड में बना होता है और उस पर ही पानी का टैंक रखा हुआ है, जिससे कि बाथरूम वगैरह का जो पानी का कनेक्शन है वह उस टैंक से ही आता है। अब यह जो गुड़िया यादव होती है यह जब 5 जनवरी को सुबह सुबह शौच के लिए जाती है तो उसकी नजर अचानक से वह जो बाथरूम के ऊपर पानी का टैंक रखा हुआ है उसके ढक्कन पर पड़ती है, जिसमें से कि उसकी जो सास गीता देवी है उसकी साड़ी का एक छोटा सा भाग दिखाई पड़ता है। अब ये जो गुड़िया होती है यह इस बात को अपने ससुर गुरु यादव को भी बताती है। जब गुरु यादव इस चीज को देखता है तो वह किसी गांव वाले की मदद से उस बाथरूम के ऊपर चढ़ता है और जैसे ही वह उस पानी के टैंक का ढक्कन खोलकर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, बिकॉज उस टैंक के अंदर ही गीता देवी की लाश होती है और वह लाश पानी में पड़े रहने के कारण काफी ज्यादा फूल जाती है। अब इस बात की चर्चा पूरे गांव में फैल जाती है और जो भी इस बात को सुनता है वह सोचने पर मजबूर हो जाता है भला गीता देवी की लाश उस पानी के टैंक में कैसे पहुंची और उसकी हत्या किसने की है। अब इस घटना की जानकारी पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और गीता देवी की जो डेड बॉडी होती है उसे उस पानी के टैंक से निकाला जाता है। अब पुलिस गुरु यादव से और जो गुड़िया होती है उससे शुरुआती पूछताछ करती है और जो गीता देवी की लाश होती है, जो डेड बॉडी होती है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद पुलिस जहां से गीता देवी की लाश मिली थी वहां के आसपास की तलाशी लेती है। गुरु यादव के पूरे घर की नॉर्मली तलाशी लेती है, लेकिन उन्हें वहां पर कुछ नहीं मिलता है। अब इस बात की जानकारी जैसे ही गुरु यादव के बेटे को मिलती है तो वह भी जहां काम करता था वहां से अपने घर आ जाता है। इधर गीता देवी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पुलिस को पता चलता है जो गीता देवी की मौत हुई है वह उसके सर पर किसी भारी चीज से चोट लगने के कारण हुई है। जैसे ही पुलिस को यह बात पता चलती है तो पुलिस भी सोच में पड़ जाती है और पुलिस का शक गुरु यादव और गुड़िया के ऊपर जाता है, बिकॉज गीता देवी 2 जनवरी को गुम हुई थी, लेकिन उसकी लाश उसी के घर से 5 जनवरी को मिली, जिससे कि पुलिस को लगता है हो ना हो इन दोनों में से ही कोई तो कातिल है। तो पुलिस जब इन दोनों से पूछताछ करती है तो यहाँ पर गुरु यादव का जो बेटा होता है वह पुलिस के बीच में आ जाता है और वह कहता है कि उसकी पत्नी और उसके पिता उसकी माँ की हत्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब पुलिस इन दोनों से पूछताछ करती है तो पहले तो ये दोनों पुलिस के सामने रोने का नाटक करते हैं और उसके बाद अपना बयान देते हैं, लेकिन इन दोनों के बयान अलग अलग होते हैं। मतलब कि गुरु यादव पुलिस को कुछ बताता है और ये जो गुड़िया होती है यह पुलिस को कुछ और बताती है। अब इन दोनों की बातों से पुलिस को यह यकीन हो जाता है कि हो ना हो गीता देवी की मौत के पीछे इन दोनों का ही हाथ है। अब पुलिस इन दोनों से
जब अपने तरीके से पूछताछ करती है तो यह जो गुड़िया होती है यह पुलिस से डर जाती है और टूट जाती है। इसके बाद यह अपना गुनाह भी कबूल कर लेती है। अब गुड़िया पुलिस को बताती है कि जिससे उसकी शादी हुई थी, जो उसका पति था, वह पहले से ही बाहर काम किया करता था और वह 3-4 दिन की छुट्टी लेकर ही घर पर आया करता था और उसके बाद वह अपने काम पर चला जाया करता था। लेकिन जो गुड़िया की तमन्नाएं थी, जो शारीरिक भूख थी, उसे पूरा करने वाला कोई नहीं था। लेकिन 2 साल पहले मेरे ससुर गुरु यादव के पैरों में जब दर्द होता है तो मैं एक दिन उनके पैरों पर तेल से मालिश कर रही थी और इसी दौरान गुड़िया की जो कामुक भावनाएं होती हैं, जो सेक्स की इच्छा होती है, वह जाग जाती है और वह अपने ससुर के पैरों पर मालिश करते करते उन्हें भी उत्तेजित कर देती है और इसी दौरान इन दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन जाते हैं। इसके बाद गुड़िया को जब भी मौका मिला करता था वह अपने ससुर गुरु यादव के साथ संबंध बना लिया करती थी। लेकिन यहाँ पर गुरु यादव का कहना है कि उसका मन कभी भी गुड़िया के साथ संबंध बनाने का नहीं होता था, लेकिन गुड़िया ही जबरदस्ती उसके साथ संबंध बनाया करती थी। लेकिन 1 और 2 जनवरी की रात को जब गुरु यादव और गुड़िया कमरे में आपस में संबंध बना रहे थे तो अचानक से दरवाजा खुलता है और दरवाजे पर गीता देवी खड़ी थी। और जब गीता देवी अपने पति गुरु यादव को और अपने ही बेटे की बहू गुड़िया को इस आपत्तिजनक स्थिति में देखती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह इन दोनों को हाथों से मारते हुए इनसे कहती है कि तुम दोनों हवस की आग में इतने अंधे हो चुके हो कि तुम दोनों को अपने रिश्तों का ही लिहाज नहीं रहा। और जब गीता देवी इनसे बोलती है कि वह इस बात को अपने बेटे से बताएंगे तो यह दोनों गीता देवी की इस धमकी से डर जाते हैं और यह सोचते हैं कि अगर यह बात इनके बेटे को पता चली तो यह बात धीरे धीरे सभी को पता चल जाएगी, जिससे कि समाज में इन दोनों की काफी बदनामी होगी। तो ये दोनों मिलकर जो लकड़ी इन्होंने रात में खाना बनाने के समय जलाई थी, उसी लकड़ी से गीता देवी के सर पर वार कर देते हैं और यह इस लकड़ी से गीता देवी के सर पर इतने वार करते हैं कि उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब इन दोनों ने गीता को मार तो दिया था, लेकिन उसकी लाश को कहां छुपाएं यह सोचने लगते हैं और कुछ देर सोचने के बाद यह गीता की लाश को उठाकर ले जाते हैं और उसे घर के बाहर बने बाथरूम की छत पर एक पानी का टैंक रखा होता है, उस टैंक के अंदर गीता की लाश को डाल देते हैं। इसके बाद गुरु यादव रात को ही अपने थाने की ड्यूटी पर चला जाता है, जिससे कि उस पर किसी को शक ना हो और गुड़िया भी इस बात को किसी को नहीं बताती है। बट शायद इन्हें यह नहीं पता था कि कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वह पुलिस से नहीं बच सकता और इसी तरह यह भी पुलिस के हाथों से पकड़े जाते हैं। और जो भी इस बात को सुनता है, हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है कि भला कोई व्यक्ति अपने बेटे की ही पत्नी के साथ कैसे संबंध बना सकता है और कोई औरत भला अपने ससुर के साथ कैसे संबंध बना सकती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। धन्यवाद।